स्टूडेंट्स, फोर्थ सेम की लेसन 5th वीडियो संख्या आपकी 7th है। आज हम इस वीडियो में इस पाठ में हमने 3 मुख्य आंदोलन पढ़ने हैं। पहला आंदोलन हम पढ़ चुके हैं, असहयोग आंदोलन। आज दूसरा आंदोलन पढ़ेंगे। उस आंदोलन का नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय, विनय के साथ चलेंगे, विनम्रता से चलेंगे, अवज्ञा भी करेंगे सरकार की। तो हमने पढ़ा था कि असहयोग आंदोलन स्थगित जब हो गया तो सारे आंदोलन में, राष्ट्रीय आंदोलन में स्थिरता आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, रुकावट आ जाती है। परिषदों में शामिल होने ना होने के मामले में भी कांग्रेस में मतभेद हैं। तो एक नई पार्टी का गठन उस समय होता है, स्वराज पार्टी। कौन कौन गठन करते हैं? CR दास और मोतीलाल नेहरू। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 अंक में। CR दास और मोतीलाल नेहरू एक पार्टी बनाते हैं। तो ये लोग परिवर्तनवादी कहलाते हैं। ये लोग क्या कहलाते हैं इस समय? परिवर्तनवादी कहलाए। गांधी जी के समर्थन में थे, वे अपरिवर्तनवादी कहलाए, नॉन चेंजर्स कहलाए। गांधी जी का जो सारा ध्यान था, अभी हम पढ़ के आए, वो रचनात्मक और सकारात्मक कार्यक्रमों पर था। इसके बाद अगर हम बात करें, गांधी जी को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया, परंतु जेल से छूटने के बाद वो सक्रिय राजनीति से दूर ही रहे। इधर युवाओं में पुनः चेतना आने लगी थी, क्रांतिकारी गतिविधियों में तेजी आ रही थी। साथ में ही देखने में जो आया, क्रांतिकारी गतिविधियों में तेजी आ रही थी। इसी समय कम्युनिस्ट आंदोलन भी भारत में जोर पकड़ रहा था। कई तरह की परिस्थितियां देश में उत्पन्न हो गई थी, लेकिन इस समय सरकार के हस्तक्षेप ने राष्ट्रीय आंदोलन को शक्तिशाली प्रेरणा दी। सरकार हस्तक्षेप कर रही थी, दमन की नीति जारी थी, इसने आगे आंदोलन की प्रेरणा दी। सरकार का यह कार्य था साइमन कमीशन की नियुक्ति और कुछ और अन्य कार्य जो हम पढ़ेंगे इसमें, जो उत्तरदायी कारण थे। सभी दलों ने, इस साइमन कमीशन के सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे। इस बात का जोरदार विरोध जो है सारे संगठन करते हैं। तो ये हमने पढ़ा इसके बारे में। तो साइमन विरोधी आंदोलन, साइमन विरोधी आंदोलन जो है चलता है धीरे धीरे। साइमन विरोधी आंदोलन के बाद कांग्रेस ने दूसरा जन आंदोलन चलाया, जो इतिहास में सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। इस उप इकाई में हम सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े सभी पक्षों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम यह आंदोलन क्यों शुरू होता है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मार्च 1930 में नमक कानून तोड़कर आंदोलन की शुरुआत होती है। नमक कानून तोड़कर इसकी शुरुआत होती है। फिर राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ा जाता है। तो पहला जो कारण था, उत्तरदायी जो परिस्थिति थी, वो था साइमन कमीशन। रोल्ट एक्ट हम पढ़ के आए थे। असहयोग आंदोलन में मुख्य रूप से जिम्मेदार था, इसमें साइमन था। तो 1927 में सरकार ने 1919 का अधिनियम बनाया था। 1919 के अधिनियम की समीक्षा हेतु एक आयोग का गठन किया। एक आयोग जो बनता है, 10 वर्ष के बाद समीक्षा की जानी थी कि भी ये सुधार ठीक चल रहे हैं, कि कुछ और सुधारों की जरूरत है या नहीं है। तो ऐसा करके कुछ चलता है। परंतु इंग्लैंड की अनुदारवादी सरकार को लग रहा था कि आम चुनाव से पहले, आम चुनाव में जो है उदारवादी जीत सकते हैं। तो इसलिए अनुदारवादी दल की सरकार थी, तो उन्होंने एक कमीशन की नियुक्ति कर दी 8 नवंबर 1927 को, और जिसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन को ही बनाया गया। इन्हीं के नाम पर इसको साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। इसकी खास बात क्या थी? इसके जो सभी 7 सदस्य थे,
सभी के सभी अंग्रेज थे। भारतीयों को योग्य ही नहीं समझा गया, उचित नहीं समझा स्थान देना। परिणाम स्वरूप भारत के सभी दलों ने सर्वश्वेत जो ये कमीशन था इसका जोरदार विरोध करने का निर्णय लिया। भारतीयों को उस आयोग का सदस्य नहीं बनाया गया जिसने भारत के राजनीतिक भविष्य का निर्धारण करना था। कोई भारतीय नहीं, इस बात का सबको जो है बड़ा दुख था। अपमान समझा गया और कोई भी दल इसको सहने के लिए, अपमान था ये, सहने के लिए तैयार नहीं था। कांग्रेस सहित सभी भारतीय दलों ने तुरंत तथा लगभग सर्वसम्मति से कमीशन का बायकॉट करने का निर्णय लिया। निर्णय को स्वीकार करने वालों में तेज बहादुर सप्रू की लिबरल फेडरेशन से लेकर हिंदू महासभा, तो जो निर्णय लेने वालों में थे हिंदू महासभा, कई बार आ जाता है कि किस संगठन ने विरोध किया, किसने समर्थन किया, तो हिंदू महासभा, कांग्रेस, वाणिज्य कांग्रेस, भारतीय औद्योगिक संघ, ये सब शामिल थे कि ये गलत हुआ है भारत के साथ। जिन्ना ने भी जो है, या मुस्लिम लीग कहें हम, इसने भी इसका समर्थन किया कि विरोध होना चाहिए, बायकॉट होना चाहिए। जिन्ना ने कहा कि ये भारतीयों की आत्मा को काटना है, भारतीय की आत्मा को काटने की संज्ञा इसको दी। कथन है ये, आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए किसने क्या कहा। दिसंबर 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है मद्रास में। इसके माध्यम से आपको अधिवेशन भी याद हो जाना चाहिए, बार बार आता है। तो इसमें एक प्रस्ताव पारित किया जाता है कि इसका बायकॉट किया जाएगा, पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा, स्थान स्थान पर इसके विरोध में प्रदर्शन किए जाएंगे। नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव भी पारित करवा लिया। गांधी जी ने क्या लिखा यंग इंडिया में? यंग इंडिया में लिखते हैं, आयोग की नियुक्ति को उचित उत्तर मिलना चाहिए। भाषण चाहे कितनी ही बहादुरी से भरे हों, घोषणाएं चाहे कितनी भी साहसपूर्ण हो, उसको इसकी आवश्यकता नहीं है। इसके लिए उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। तो इसके खिलाफ थे, उचित कार्रवाई के बारे में उन्होंने कहा। तो जन आंदोलन में ये बदल जाता है धीरे धीरे, पूरे देश में इसके विरोध में आंदोलन होता है। 3 फरवरी को, ये 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचता है ये आयोग। तो बम्बई पहुंचने पर पूरे देश में उस समय हड़ताल का आयोजन किया जाता है। तो बम्बई के चौपाटी 50,000 लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और उन्होंने नारे लगाए, साइमन वापस जाओ। यही पूरे देश में नारे गूंजे थे। मद्रास में भीड़ बेकाबू हो गई तो गोली चला दी, 3 व्यक्तियों की मौत हो गई। इस तरह जितने भी बड़े नगर थे, विशाल जनसमूह ने काले झंडे दिखाकर उसका विरोध किया। रेलवे स्टेशन पर हजारों लोगों ने लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लाहौर में प्रदर्शन किया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज में लाला जी की मौत हो जाती है। मरने से पहले उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी हुई लाठियों की चोटें भारत में अंग्रेजी राज के कफन में कील साबित होंगी। इस कथन को भी आपको इम्पोर्टेंट समझना है और ये लिखना भी चाहिए आपको जब बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। और लाला जी के निधन का बदला भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या करके लिया। लखनऊ में भी जोरदार बायकॉट हुआ। प्रदर्शन का नेतृत्व नेहरू जी और गोविंद वल्लभ पंत जी ने किया। लाठियों से दोनों नेता भी घायल हुए। पूना के नौजवानों ने जिस गाड़ी से आयोग यात्रा कर रहा था उसमें साथ में एक ट्रक में सवार होकर उसको काले झंडे दिखाए। तो कुल मिलाकर युवाओं ने एक विशेष भूमिका निभाई और आंदोलन में इस के विरोध से पुनः तेजी आ जाती है। तो ये हमने साइमन कमीशन के बारे में पढ़ा, काफ़ी बड़ा पॉइंट था ये। इसी तरह से नेहरू रिपोर्ट, भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किया और आखिर में साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद को सौंप देता है।
उधर 1927 में भारत के जो सचिव होते हैं इंग्लैंड की तरफ से बर्केनहेड ने एक चुनौती रखी भारतीयों के समक्ष कि वो अपनी सरकार की रट तो लगाते हो, परंतु सारे भारतीय मिलकर अपनी सरकार की रूपरेखा तैयार नहीं कर सकते। तुम काबिल नहीं हो। यदि सारे भारतीय मिलकर एक मांग रखेंगे तो ब्रिटिश सरकार उसको मान लेगी। ये बात उसने कही। अतः कांग्रेस ने इस चुनौती को स्वीकार किया और मद्रास अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया कि अतिशीघ्र दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा जिसमें सभी दलों के लोग भाग लेंगे। औपनिवेशिक सरकार का संविधान तैयार किया जाएगा। औपनिवेशिक सरकार का संविधान तैयार करने की ओर कोशिश की जाएगी। दिल्ली का जो ये सम्मेलन सर्वदलीय सम्मेलन की ओर से 19 मई 1927 को नेहरू की अध्यक्षता में 19 मई 1927 को मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है एक आयोग बनाया जाता है, एक समिति बनाई जाती है। भार सौंपा गया कि यह एक संविधान बनाएगी और यही समिति नेहरू रिपोर्ट के नाम से फिर इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। इसमें अन्य जो सदस्य थे तेज बहादुर सप्रू, अली इमाम, श्री मणे, सैयद कुरैशी, सुभाष चंद्र बोस और जी.आर. प्रधान, ये लोग इसमें शामिल थे। नेहरू समिति ने अपनी रिपोर्ट 1928 में कलकत्ता दलीय सम्मेलन में 1928 में कलकत्ता में दोबारा जो है सर्वदलीय सम्मेलन होता है, वहाँ पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। रिपोर्ट में भारत को एक डोमिनियन स्टेटस देने की बात कही गई। सांप्रदायिक जो निर्वाचन मंडल थे उनको अस्वीकार कर दिया गया। जहां पर मुसलमान अल्पमत में थे वहां पर केंद्र तथा प्रांतीय स्थानों पर उनके लिए स्थान आरक्षित किए जाएं, ऐसी बात उसमें लिखी। जिन प्रांतों में बहुमत में है वहां आरक्षण नहीं, जहां पर मुस्लिम पहले ही बहुमत में है वहां पर आरक्षण नहीं देने की बात भी कही। रिपोर्ट में वयस्क मताधिकार, महिला को समान अधिकार, धर्मनिरपेक्षता की बात भी रखी। सबके लिए समान अधिकार, समान मताधिकार, सब तरह के जो ह्यूमन राइट्स हो सकते थे वो रखे गए। नेहरू रिपोर्ट का जिन्ना ने विरोध किया और 14 सूत्रीय मांगे रख दी। इन मांगों को अस्वीकार करने के कारण जिन्ना सर्वदलीय सम्मेलन से अलग हो गए। अन्य सभी दलों ने इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। उधर कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन जो कलकत्ता में ही आयोजित किया गया, रिपोर्ट को स्वीकृति के लिए रखा गया, परंतु सुभाष बोस और जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वायत्तता की मांग की। पूर्ण स्वायत्तता की मांग ही इसमें होनी चाहिए, ये मांग सबसे जरूरी है, ऐसा उन्होंने कहा। गांधी जी ने भी कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया तथा उन्होंने ही नेहरू रिपोर्ट की स्वीकृति देने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। नेहरू और सुभाष ने संशोधन रखा, बहस हुई, अंत में मतदान हुआ। 973 मतों के मुकाबले 1350 मतों से उनका जो संशोधन है वो रद्द हो जाता है। आखिर में गांधी जी इस प्रस्ताव को पारित करवाते हैं। ब्रिटिश संसद 31 दिसंबर 1929 तक सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा अनुमोदित नहीं मानती है तो कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित कर देगी और अहिंसात्मक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएगी, ऐसा इन्होंने कहा। तो ये भी आंदोलन के एक
उसमें प्रक्रम में आता है। फिर है युवा वर्ग में गतिशीलता तथा कांग्रेस पर दबाव। कांग्रेस पर दबाव आया आंदोलन का, कैसे? 1920 का जो दशक था उस समय से ही युवा विशेष सक्रिय हो रहा था, युवा में गतिशीलता बढ़ने लगी थी। क्रांतिकारी और कम्युनिस्ट आंदोलन में युवाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही थी। क्रांतिकारी आंदोलन की अगुवाई आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे युवा कर रहे थे। 9 अगस्त 1925, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, काकोरी कांड हुआ। काकोरी कांड हुआ जिसमें 16 सशस्त्र युवाओं ने एक ट्रेन लूट ली, सरकारी खजाना था वो लूटा। इसी समय 1928 में हिंदुस्तान, इंपॉर्टेंट है, सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी की स्थापना होती है 1928 में। और इसी बीच सैंडर्स की हत्या कौन कर देते हैं? भगत सिंह। ये घटनाक्रम चल रहे हैं, युवाओं की गतिशीलता के प्रतीक हैं। दिल्ली में केंद्रीय असेंबली में बम फेंका जाता है। ये आपको पता है किस किस ने बम फेंका था? 9 अप्रैल 1929 की घटना है ये। क्रांतिकारी गतिविधियों को चलने के लिए दमन चक्र भी जारी था। आखिर में लाहौर षड्यंत्र केस नाम से एक केस चलता है। इस केस में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जतिन दास एक क्रांतिकारी होते हैं, वो राजनीतिक बंदियों जैसा बर्ताव किया जाना चाहिए इस मुद्दे पर हड़ताल करते हैं। आखिर में 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। एक प्रकार से मैं तो इसको वीर गति ही कहूँगा। इससे सारे युवाओं में, सारे देश में जो है जागृति की एक लहर आई, कैसे एक क्रांतिकारी अपना बलिदान देता है। सूर्य सेन के नेतृत्व में बंगाल में आंदोलन चलता है क्रांतिकारियों का। तो चारों तरफ जो है क्रांतिकारी जो है, छात्रों की राजनीतिक गतिविधियां भी बढ़ने लगी थी। बंगाल में प्रांतीय छात्र संघ की सभी स्थानों पर शाखाएं बन गई थी। महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र कांफ्रेंस का सम्मेलन पूना में हुआ, जिसकी अध्यक्षता नेहरू ने की। इसी तरह से बम्बई प्रेसिडेंसी युवा कांग्रेस का भी सम्मेलन हुआ। पंजाब में पंजाब छात्र कांफ्रेंस का सम्मेलन लाहौर में हुआ। इसके बाद लाहौर में एक अखिल भारतीय छात्र कॉन्फ्रेंस, छात्र राजनीति बहुत पुरानी है, से ये पता चलता है। कॉन्फ्रेंस का जो है सम्मेलन हुआ और मालवीय जी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इसकी अध्यक्षता की। तो यह भी ध्यान देने योग्य है कि नेहरू जो कांग्रेस में और सुभाष बोस के नेतृत्व में युवा वर्ग उभर कर आया। युवा वर्ग ने साइमन कमीशन का विरोध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेहरू और सुभाष ने मिलकर इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट, युवा नेहरू पर समाजवाद का प्रभाव स्पष्ट नजर आ रहा था। युवाओं में चेतना के कारण कांग्रेस पर दबाव पड़ रहा था कि कोई एक बड़ा आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन वो चलाए, और नहीं तो गांधी युवा अलग रास्ते पर चल पड़ेंगे। गांधी जी भी कोई जन आंदोलन चलाने की राह पर चलने लगे थे। वे युवाओं को उभरती हुई शक्ति को अहिंसात्मक आंदोलन में लगा देना चाहते थे। मजदूरों और किसानों में चेतना, उसके बाद एक बड़ा बिंदु है इस आंदोलन को शुरू करने के कारणों में। तो इनमें चेतना का प्रसार बहुत तेजी से हो रहा था, जैसे युवाओं में हुआ।
और अपनी मांगों के पक्ष में आंदोलन करने लगे थे। खासकर कम्युनिस्टों ने इनका जो है विशेष वो किया। में कम्युनिस्ट दलों ने एक पार्टी बनाई, वो थी वर्कर्स एंड पीजेंट्स। पीजेंट्स किसान, पीजेंट्स पार्टी। मजदूर और किसानों को इस पार्टी के थ्रू संगठित करना शुरू किया इन लोगों ने। यह कामगार किसान पार्टी कांग्रेस के अंदर ही वामपंथी गुट के रूप में काम करती रही। कामगार किसान पार्टी कांग्रेस के अंदर ही, कांग्रेस के भीतर ही काम कर रही थी। मजदूरों में कम्युनिस्ट पार्टी आंदोलन का व्यापक प्रभाव पड़ता गया। व्यापक प्रभाव कम्युनिस्टों का जारी रहा। रेलवे मजदूरों, जूट मिलों, रेलवे में, जूट मिलों में, नगर पालिकाओं में, कागज मिलों में, यहाँ पर यह प्रभाव और ज़्यादा दिखाई देता है। 1928-29 में इन मजदूरों ने सारे देश में बड़ी संख्या में और बड़ी बड़ी हड़तालें की। हड़तालें और प्रदर्शनों में हिस्सा ये मजदूर किसान लेते हैं। साइमन कमीशन का बहिष्कार में भी मजदूरों ने भाग लिया था। सरकार इनकी गतिविधियों से डर गई थी। वामपंथी विचारधारा को रोकने के लिए वही दमन का सहारा फिर लिया, दमन चक्कर चलाया। मेरठ षड्यंत्र केस रचा गया। विशेष प्रसिद्ध केस है ये भी। इसके तहत अनेक कम्युनिस्ट जो नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1929 में विश्व में एक आर्थिक मंदी आती है, उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ता है। बंबई में कई मिलें बंद हो गई तो मजदूर बेकार हो गए। असंतोष फैलता गया। हड़तालें हुई। इसी तरह से कलकत्ता की जो पटसन मिलें थी, जमशेदपुर की लोहा व इस्पात के कारखाने थे, इनमें भी व्यापक असंतोष फैल रहा था। रेलवे के मजदूरों ने हड़तालें की। कुल मिलाकर मजदूर राजनीतिक रूप से जागृत होने लगे थे। 1928 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशनों में 10,000 मजदूरों का एक जुलूस पंडाल तक आया। उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी, मतलब अपनी एक प्रकार से उपस्थिति दर्ज कराई कि हम भी हैं, हमें भी, हमारा भी ध्यान रखो। स्वतंत्रता आंदोलन में एकता का प्रदर्शन इससे हुआ, मजदूर भी साथ हैं। बारदोली में लगान वृद्धि के मामले पर सत्याग्रह किया था पटेल जी ने। किसानों ने पटेल के नेतृत्व में लगान देने से मना कर दिया। बारदोली पटेल जी के नेतृत्व में लगान देने से मना। तो यहाँ पर किसान आगे आते हैं। सरकार ने दमन का सहारा लिया, जमीनें जब्त कर लेती सरकार, लेकिन आखिर में सरकार को एक समझौता करना पड़ा। किसानों की जीत होती है। बारदोली आंदोलन से ग्रामीणों में, किसानों में एक चेतना आती है। तो इस चेतना के कारण से किसानों और मजदूरों में कांग्रेस को रास्ता अपनाना पड़ा आंदोलन का। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 4 कारण हमने मुख्य थोड़ा डिटेल में देखे हैं। डिटेल में देखने का मुख्य कारण यही है ताकि आपको ज़्यादा जो है समझ में आ जाए। अगली वीडियो में हम 4 कारण और देखेंगे तो इस के कारण हमारे सामने स्पष्ट हो जाएंगे।